अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ने। हाँ भी मुश्किल सवालों को हटा लें। स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 2020 और ये स्पेशल ऑर्डर का ये आखिरी सवाल यही था, इसके बाद नहीं आया। और वही आया था जो जबरदस्ती का मैंने भी आपको स्प्रिंग 23 डिस्कस किया था, वो भी कोई खास स्पेशल ऑर्डर नहीं था। वो नहीं जो स्प्रिंग 23 का एक सवाल होमवर्क देकर डिस्कस किया था ना, जिसमें लॉस कम होता जा रहा था, तो वो ऐसे स्पेशल ऑर्डर नहीं है। वो तो उन्होंने स्प्रिंग 17 को मॉडिफाई किया हुआ था। प्रॉपर स्पेशल ऑर्डर का ये आखिरी सवाल था, इसके बाद नहीं आया हुआ। स्प्रिंग 20 रिंग लिमिटेड, रिंग सवाल बहुत बड़ा सवाल है, बस हौसले से पढ़ लें एक दफा, बाकी में अच्छा है। बहुत जबरदस्त सवाल, और जब आप इस सब टॉपिक्स की रिवीजन कर रहे हो तो इसको जरूर करना, जरूर। रिंग लिमिटेड के नाम से सवाल है, मेरी बुक में होगा ये क्वेश्चन नंबर 5, पेज 274। हाँ जी, उम्मीद है कि आप सवाल पढ़ने में कामयाब हो गए होंगे। अब तक पढ़ रहे हैं?
कितना अच्छा लगेगा, पढ़ लिया, चले पढ़ लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट, बाय यूजिंग द रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच कंप्यूट द मिनिमम प्राइस पर यूनिट दैट आरएल मे कोट। तो इस रिक्वायरमेंट से ही पता चल रहा है कि ये इस टॉपिक का सवाल है। अच्छा, वापस ऊपर आते हैं। पहले पैराग्राफ में कहानी ये लिखी हुई है कि आरएल कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब है कि जो कस्टमर जैसे डिमांड करते हैं उस तरह का बना देते हैं। और जनवरी 2020 में आरएल एंटर्ड इनटू, यानी हो गया था एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विद जीएल फॉर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ 3500 यूनिट्स। जिंग एक प्रोडक्ट है जिसके 3500 यूनिट्स 4000 पर यूनिट सेल प्राइस पे बेचना एग्री हो गया था। तो इसमें डिसीजन क्या है? ये एक पुरानी कहानी चल रही है। इस खुशी में आरएल ने एक रॉ मटेरियल का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया था और सप्लायर ने वादा भी कर लिया था कि मार्च में आएगा। आरएल ने लेबर भी हायर कर लिए थे, ख्वाब देखना शुरू हो गए थे, सोचना शुरू हो गए थे, ये होगा फिर ये होगा, फिर ऐसे करेंगे, फिर ये खरीदेंगे, फिर और ग्रो करेंगे। लेकिन जीएल जो है ना वो धोखा दे गया और बैंकक्रप्ट हो गया। तो ये रोना है जो 2 पैराग्राफ में रोया हुआ है। इन 2 पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई एतराज, इख्तलाफ, तकलीफ, परेशानी, दुख है, ठीक है। तीसरा पैराग्राफ, अभी आरएल वाले आत्महत्या करने का सोच ही रहे थे कि उनको एसएल ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा है कि हमें जिंक नहीं डी जिंक दे दो। तो अब हमने फैसला किया है कि डी ही तो लगाने एक साथ, तो डी जिंक बना देते हैं और डी जिंक के लिए रॉ मटेरियल वही वाला इस्तेमाल हो जाएगा, लेबर भी उसी से काम चला लेंगे और 3 महीने लगेंगे डी जिंक बनाने में। अब डी जिंक बनाने के लिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है सारी, काफी सारी, और रिक्वायरमेंट पूछी हुई है कि हम कितने कम से कम पैसे कोट करें, किसको? एसएल को। कितने डी जिंक बेचने के? 3500 डी जिंक बेचने हैं और एक डी जिंक के लिए कम से कम कितने पैसे चार्ज करें। तो अगर रिक्वायरमेंट में रेलेवेंट कॉस्ट का वर्ड ना भी लिखा होता तो सवाल का डाटा जिस तरह का है ना, उससे पता चल रहा है कि ये इस टॉपिक का सवाल है। और प्रॉफिट मार्जिन वगैरह तो बताया ही नहीं, पिछले सवालों में तो था। तो वो इसलिए तो पूछ रहा है कि कम से कम कितने पैसे, तो कम से कम उतने जितनी कॉस्ट है। तो अब हम सवाल का प्लान ये कर रहे हैं कि इसमें हमें सारी टोटल कॉस्ट निकाल के फिर एंटर पर यूनिट करके ये करना। ये है सवाल की प्लानिंग। स्प्रिंग 20 टोटल कॉस्ट निकालनी है और वो बहुत सारी तरह की कॉस्ट है, बहुत लंबी लंबी कहानी है। कल मैंने हाँ बता दिया था कि अगर एक ही काम के 2-3 ऑप्शन है तो सस्ती ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। तो खर्चे काफी सारे हैं और बहुत सारी कैलकुलेशन भी होनी है सवाल में। तो हर एक की ना इस सवाल की खूबसूरती है कि उन्होंने हर हेडिंग सेपरेट रखी है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वहां रखी है। तो हम भी ऐसे ही चल लेते हैं, एक हेडिंग हम ले लेते हैं मशीनरी की, पहले हम सारी सेपरेट कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर बाद में सबको समेट के ऐड करके प्राइस बना लेंगे। मशीनरी की बात करते हैं। हमें इस 3 महीने की जॉब के लिए एक मशीन चाहिए, खरीदेंगे नहीं, किराए पे ले लेंगे। और किराए, अच्छा जिन्होंने अभी FR2 नहीं पढ़ा हुआ उनको शायद नहीं आइडिया हो, लीज किराए के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, लीज किराया। और लेसर कहते हैं जो किराए पे एसेट दे रहा है, और लेसी होता है जो किराए पे एसेट ले रहा है। तो लीज यानी किराए पे हम एक ऑप्शन ये है कि 3 महीने के लिए किराए पे ले लेंगे 250,000 टोटल किराया है या 1 महीने का है? मंथली लीज रेंटल 1 महीने का है। एंड एन अपफ्रंट पेमेंट, फौरन पैसे शुरू में ही, किस बात के? रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, पैसे देंगे रिफंडेबल और 3 महीने बाद वापस मिल जाएंगे। तो ये तो फिर खर्चा ही ना हुआ। लेकिन ये पैसे देने के लिए हम रनिंग फाइनेंस का पैसा इस्तेमाल करेंगे और 5 मिलियन 3 महीने रखे रहेगा, वापस करेंगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा। तो एक ऑप्शन ये है कि इसमें हमें 3 महीने का किराया देना पड़ रहा है, ऑप्शन 1। तो एक तो इसमें जाएगा रेंट, कितना पड़ेगा? 250 इंटू 3 750। फिर इसके अलावा वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है वो हमारा खर्चा नहीं है, क्यों? वो तो वापस मिल जाना है। लेकिन वो जो 3 महीने हमें बैंक से उधार लेना पड़ेगा उस पे इंटरेस्ट पड़ेगा। तो 5 मिलियन पे 20%, 3 महीने का इंटरेस्ट पड़ेगा 250। और इस ऑप्शन में क्या है? मंथली मेंटेनेंस है, 15,000 रुपए की मंथली मेंटेनेंस है। तो वो तो लेसर देगा। तो फिर यहां लिखें कि ना लिखें? लिखें या ना लिखें? नहीं, हाँ तो उसको सेविंग लिखें, सेविंग लिख दें। हाँ तो वो कर रहा है ना खर्चा, वरना हमें करना पड़ता, तो उसके करने से हमारी बचत हो गई, तो इसको सेविंग लिख लें। नहीं है
मशीन तो हमारी नहीं है, लेकिन ये रीजन है कि मशीन हमारी नहीं है, इसलिए मेरा सवाल ये है कि 3 महीने की मेंटेनेंस करनी है, तो वो लेसर कह रहा है मैं खुद ही कर लूंगा, तो वो जो 15,000 खर्च होने थे हमारे, वो लेसर अपनी जेब से कर लेगा, तो उसको हम एक खर्चा सेविंग यहां दिखा दें है? नहीं वो तो ठीक है कि उसने किराया ज्यादा रखा होगा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, लेकिन वो खर्चा हमें नहीं पड़ेगा, तो उसको यहां सेविंग दिखा दें। अच्छा, नहीं किसी को नहीं लग रहा कि सेविंग लग तो रहा है, थोड़ा थोड़ा दिल में तो आ रहा है? सही है। चले मैं ना इसको अभी एक मटेरियल सॉल्व करते हुए इसको दोबारा बोलूंगा कि अभी आपको अगर नहीं तंग कर पा रहा तो कोई बात नहीं लिखते। ये आ गया 1 मिलियन, $5 मिलियन, 20%, 3/12 यही है। और दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि मशीन मिल रही है किराए पे सस्ती, लेकिन वो दे 6 महीने के लिए किराए पे रहा है, तो हमें फिर उसके लिए किराया 6 महीने का देना पड़ेगा। कितना किराया है? 160, 6 महीने का 960। और अब की बार मेंटेनेंस भी खुद हमें अपनी जेब से करनी पड़ेगी। कितनी? 20,000 इंटू 6 महीने, 3 महीने, 3 महीने, क्योंकि हम इस्तेमाल करेंगे जिन महीनों में, उन्हीं में मेंटेनेंस ये लिखा हुआ है, वो हमने करनी है। 3 महीने इस्तेमाल, ये कहा लिखा 3 महीने इस्तेमाल करनी है। ऊपर दूसरे पैराग्राफ में बताया था कि इस डी जिंग वाले काम में 3 महीने लगने हैं, तीसरे पैराग्राफ में, तो ये बन जाएगा 60 और 10200000। तो मशीन कहां से लें किराए से? यहां जी, ये हो गई मशीनरी को इस्तेमाल करने की रेलेवेंट कॉस्ट। मशीनरी डन। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है 3। चलिए पहले वो लिख लें, कर ले, नोट कर ले। क्या हो गया यार? वो मेरे से पर्दा करता है, उधर कर दो, कैमरा इधर कर दो, रेहान इधर कर दो। मर जाएगा किसी ने हंसते हंसते। हंसते हंसते दुनिया से जाएगा ना। कितना ऐसा लगेगा? लिख लिया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है 3 तरह के। एक है AA2। AA2 टोटल चाहिए कितना? अच्छा, हम अब सब चीजों की, सब रिसोर्सेज की रेलेवेंट कॉस्ट निकाल रहे हैं, जो पिछले 2-3 दिन से सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए ना कि टोटल चाहिए कितनी क्वांटिटी। तो हमें टोटल रिक्वायर्ड कितना है? 15 इंटू 3500। क्योंकि पॉइंट नंबर 2, ये जो डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है, इसका सेंटेंस शुरू यहां से हो रहा है, फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच यूनिट। तो ये सब ईच के लिए है। तो 15 है और हमें चाहिए 3500, तो टोटल चाहिए 52500। इतने यूनिट हमें इसके चाहिए। तो कहां से लाएं? 50,000 तो हमने पहले के ऑर्डर किए हैं, और 50,000 तो चलो वही इस्तेमाल हो जाएंगे, और बाकी 25 और खरीदने पड़ेंगे। कितने के खरीद लें? जितने के अभी मिल रहे हैं। तो जो एडिशनल खरीदने पड़ेंगे 2500 इंटू 80 रुपए,
कितने बन गए? 2 लाख। और वो जो 50,000 है उनकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? कुछ भी नहीं। उन 50,000 की रेलिवेंट कॉस्ट कुछ भी नहीं है। 75। $50,000 इंटू 75 कितनी? 3750,000 रेलिवेंट होगी है। ये तुमने ऑलरेडी नहीं खरीद लिए? नहीं नहीं, बात रेगुलर यूज की नहीं है, बात ये है कि ये तो हमने ऑलरेडी खरीद लिया है। पेनल्टी को क्या करूं? वो रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट नहीं है। पेनल्टी लिख दूं कितनी? 20% ऑफ व्हाट? कितने की है? नहीं पता। चले अब लिख ही लिया तो कैलकुलेशन ही बता दे। किसका 20%? किसकी कंटेंट वैल्यू? किसकी 20%? इसी की ना। 3750,000 का 20%। ये रेलिवेंट है या ये रेलिवेंट है? ये रेलिवेंट। पेनल्टी नहीं रेलिवेंट। अच्छा जी, हाँ जी। कितना? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों? बेच देंगे तो नहीं कहा, लेकिन चलें आपकी बात मान लेते हैं कि हम 80 का बेच लेंगे, ठीक है चलो। और हाँ जी, हाथ उठा नजर आया था कोई दूर से। हाँ जी, तो फिर ये लोअर हुई ना। हाँ जी बताए ना, मैं तो बता ही दूंगा ना यार, आपसे पूछ रहा हूँ। ये नहीं आएगी, ये आएगी पेनल्टी आएगी, ये नहीं आएगी। हाँ, यानी ये नहीं आएगी, पेनल्टी आएगी। और किसी को लगता है कि पेनल्टी नहीं आएगी, ये आएगी। किसी को लगता है दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, दोनों ही नहीं। हाँ जी, और अच्छा हाँ भाई, अच्छा ये लिखेंगे, ये किसको लगता है क्यों? किस काम के लिए और लाने पड़ेंगे? वो तो हमने पुराने वाले के लिए खरीदे थे, वो तो गया, फिर भी आएगा। हाँ जी है। अच्छा चले मैं ये बताता हूं कि होगा क्या, फिर इस पे वजह पे गौर करना। ये होगा, आप बताएं क्यों? ये सही आंसर, लेकिन क्यों? कौन सा खर्चा बच जाएगा? हाँ, और वो 3750 आएगा, लेकिन वो तो हमने खरीद लिया ऑलरेडी। लेकिन हमने तो ऑलरेडी खरीद लिए हैं, तो फिर यहाँ पे मैं कॉस्ट क्यों लिख रहा हूँ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखी है ये 3750। हाँ, 3750 गलत हो गया ना फिर। हाँ जी, अच्छा बेसिकली नहीं पूछ रहा, वैसे मैं नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। रिपीटर है पक्की बात? अच्छा, नहीं कुछ नए बच्चों में से जरा बताए। यानी ये सही है, ये जो लिखा है ये सही है, और उसकी वजह ये है कि पेनल्टी बन जाएगी, और ये ऐसे ही रहेगा। चलो ठीक है, समझाता हूँ। है अभी तक ये महीना नहीं आया। अच्छा फिर हाँ देखें, मैंने ना आपको ये एक्स्ट्रा वाली बातें जो कि इनफ्लो होगा रेलेवेंट है, आउटफ्लो होगा रेलेवेंट है। एक आउटफ्लो होना था बच जाएगा वो रेलेवेंट है, एक इनफ्लो होना था जाया हो जाएगा वो रेलेवेंट है। अब ये जो आखिरी दो बातें हैं ना कि एक इनफ्लो होना था इसकी वजह से जाया हो जाएगा, एक आउटफ्लो होना था इसकी वजह से बच जाएगा, ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहां मेंटेनेंस की बात की थी, तो उस लेसन में कहा था कि आप ना हमारे ऑपरेटर के लिए चाय पानी भी देना, हमने कहा नहीं ये नहीं देने पैसे, बच गए पैसे। उसने कहा कि आप ना वो 50,000 और दे दें, नहीं हमने नहीं देने, 50,000 बच गए। या क्यों ना अपनी मशीन खरीद लें, चलो रहने दो मशीन बच गई। इस तरह से नहीं है सेविंग। हमने एक खर्चा होना था, अब वो बच जाएगा, इसको सेविंग लेना है ना। ये ऐसे सोचना है आपने कि इस जॉब को डिलीट कर दें, फिर अवेलेबल डाटा से देखें कि अभी उस वक्त ये जॉब डिलीट कर दें अगर, तो वो बिजनेस क्या करता। अगर ये जॉब जिसकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं
सवाल के डेटा में से अगर इस जॉब को डिलीट करते कि नहीं करते हम ये जॉब, तो वो बिजनेस क्या करने वाला था? अब ये जो 70,000 नहीं 50,000 यूनिट्स हैं, क्या ये खरीद चुके थे? हमने ऑर्डर दिया था और ये हम तक पहुंचे नहीं थे। अगर ये डीजिंग वाली ऑफर ना आती तो हम क्या करते? खुदकुशी के अलावा हम क्या करते? हम यकीनन ऑर्डर कैंसिल कर देते। क्यों ऑर्डर कैंसिल कर देते भाई? जब चाहिए ही नहीं तो क्यों सारे पैसे दें? जब वो ऑप्शन दे रहा है कि 20% पेनल्टी दो और ऑर्डर कैंसिल कराओ, तुम यकीनन कैंसिल कर देते। तो अगर ये जॉब ना होती तो हम पेनल्टी दे देते और ये खर्चा बचा लेते। हम यकीनन ये काम करने वाले थे। एक पेनल्टी का खर्चा पड़ने वाला था, ये ना होता खर्च और पेनल्टी खर्च हो जाती। अब इस जॉब की वजह से हम इसको आने देंगे, ये पैसा जेब से जाएगा और वो जो पेनल्टी पड़नी थी वो बच जाएगी। ठीक है, चले अब यहां दोबारा छेड़ते हैं आपको। यहां मेंटेनेंस कॉस्ट को सेविंग लेसर कह रहा है कि 15,000 मैं कर दूंगा, फिक्र ना करें, मैं अपनी जेब से कर दूंगा, तो हमारा वो खर्चा बच गया। सेविंग दिखाएगा नहीं। अगर ये डीजिंग ना हो तो फिर ये मशीन भी कोई नहीं है, फिर कौन सा 15,000 वाली जेब से जाना था जो इस जॉब की वजह से बचेगा। हां, अगर ऐसा होता, अगर कि जिससे हम ये मशीन ले रहे होते किराए पे और वो ये कहता कि इस मशीन की सफाई करने के लिए मैंने अपना बंदा भेजना है, उसको मैं 15,000 रुपए दिया करूंगा, चले जब मैं भेज ही रहा हूंगा तो आपकी बाकी मशीनें भी वही साफ कर दिया करेगा मेरे खाते, चलो वो भी मेरे खाते, आपकी बाकी मशीनें भी वो साफ कर दिया करेगा। अब उन बाकी मशीनों का खर्चा बच जाएगा इस जॉब की वजह से, वो जरूर हम लोग सेविंग लेंगे। तो कौन सा खर्चा बच जाएगा, कौन सी सेविंग है, कौन सा नुकसान होगा, किसको हमने कुर्बानी कहनी है, ये ऐसे सोचना है कि अगर ये जॉब ना होती तो क्या होता। तो अगर ये जॉब ना होती तो हमने यकीनन ये वाला ऑर्डर कैंसिल करना था। ये कैसे पता कैंसिल करना था? तो बेसिक अकल की बात है भाई, अभी पैसे दिए नहीं है, सामान हमारे काम का नहीं है, तो जब 20% देके जान छूट रही है तो यकीनन हमने यही करना था। तो हमें अगर ये डीजिंग का ऑर्डर ना मिलता तो हम ये कैंसिल करके पेनल्टी देने वाले थे। तो अब इस ऑर्डर को कंटिन्यू करने से पेनल्टी बच जाएगी, सेविंग, और ये खर्च होगा। तो ये रेलिवेंट है जी। हाँ, ये उसने नहीं कहा कि मार्केट में हम इसको बेच सकते हैं 80 का, ये नहीं कहा उसने। उसने ये कहा है कि हमने 75 रुपए का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदने का ऑर्डर दे दिया था, जबकि करंट प्राइस इतनी चल रही है। देखिए, किसी भी चीज की जो प्राइस चल रही होती है ना, जरूरी नहीं होता कि हर कोई इस पे बेच सकता है। जैसे अभी पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है? चलो 300 रुपए, लो 300 रुपए चल रहा है। तो अगर हमने किसी से पेट्रोल खरीदने का वादा किया हुआ है, हम आम इंडिविजुअल्स, और 300 रुपए का पेट्रोल अभी रस्ते में आ रहा है और पता लगा कि पेट्रोल 310 रुपए का हो गया है, हम आम इंडिविजुअल्स, तो हम वो पेट्रोल ले आए और बेच लें? भाई हम नहीं बेच सकते ना, हर कोई हर चीज नहीं बेच सकता है। तो इस वक्त AA2 की बात यह हुई है कि ये हमने खरीदा है कहीं से और 75 का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब 80 का है। इसका मतलब जरूरी थोड़ी कि हम जिसको मर्जी जाके 80 का बेच देंगे। अभी खरीदेंगे तो 80 का मिल रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम इसको ले आएंगे और 80 का बेच देंगे। परचेज प्राइस 75 थी, अब परचेज प्राइस 80 चल रही है, तो हम यकीनन इसको कैंसिल करने वाले थे और पेनल्टी दे देते। तो अब इस डीजिंग की वजह से ये बच जाएगा, हम इसको आने देंगे, ये खर्चा हो जाएगा और ये खर्चा हमारा बच जाएगा। AA2 ओके। दूसरा है A78। A78 टोटल चाहिए कितने? 10 इंटू 35,000 यूनिट्स चाहिए हमें। 35,000 A78 चाहिए। कहां से लाएं? खरीद भी सकते हैं और खुद भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे? जो सस्ता पड़ेगा। तो अगर हम खरीदते हैं तो कितने का मिलेगा हमें? ये 110 का मिलेगा। अच्छा 385। ओके ओके, यही यकीन नहीं आता। बाय ऑप्शन हम इतने यूनिट्स 110 के खरीद सकते हैं या फिर खुद बना लें। अगर खुद बना लें तो इनको बनाने में हमारी होगी कोई फैक्ट्री, वहां बना लेते होंगे, तो इनको बनाने में वेरिएबल खर्चा होगा 80 और फिक्स्ड OAR भी दिया हुआ है। तो फिक्स्ड का तो कुछ भी नहीं करना। फिक्स्ड OAR तो वो तो बस जबरदस्ती बांटने के लिए OAR होता है। हाँ, अगर ये कहा होता ना कि अगर हम ये बनाएंगे तो एडिशनली 20,000 फिक्स कॉस्ट होगी, वो जरूर लेते। तो फिक्स्ड वाले का तो कुछ नहीं करना, वेरिएबल हाँ लेंगे, यानी हमें फिर ये कॉस्ट करेगा 80 रुपए। बिल्कुल ठीक है, 80 रुपए। लेकिन हम बनाना चाहेंगे ना अगर 35,000, तो 35 नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, क्योंकि 20% जाया हो जाते हैं। तो हमें फिर बनाने के लिए 35 से ज्यादा बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये बनाएंगे हम, क्योंकि जितने बनाने पे खर्चा कर रहे होंगे 20% जाया हो जाएंगे, तो हमें तो चाहिए एंड पे 35, इसलिए फिर हम कितने बना रहे होंगे, और उन पे खर्चा आएगा 350, यानी ये 0 ज्यादा लगा दी मैंने।
350,000 3500 तो क्या करें, खुद बना लेते हैं। और तीसरा मटेरियल है C11। अच्छा ये समझ लें मटेरियल पूरा ना, फिर नोट करने का टाइम दे दूंगा कि अभी चल रही है मटेरियल की बात, तो ये समझ लें। कितने चाहिए? 5। टोटल हमें चाहिए 17,500। 17,500 यूनिट्स हमें चाहिए टोटल। और कहां से लाएं? मार्केट से। लेकिन हमारे पास कुछ और D50 पड़े में, और D50 पे 15 रुपए खर्च करके उसको C11 बना सकते हैं। तो हम या तो C11 खरीद लाएंगे या D50 से काम चला लेंगे। तो अगर हम खरीद के लाते हैं तो हमें ये कितनी कॉस्ट करेगा? 17,500 इंटू 20, 350,000। लेकिन अगर हम D50 से काम चलाते हैं, यानी D50 को इस्तेमाल करके उसको C11 में कन्वर्ट करते हैं, एक D50 से कितने C11 बन जाएंगे? एक D50 से कितने C11 बना लेंगे? एक ही बनेगा। जब ऐसा कुछ कहा नहीं तो फिर एक ही बनेगा। बस इतना कहा है कि D50 से हम C11 अल्टरनेटिव कर सकते हैं 15 रुपए खर्च करके, तो एक के बदले एक ही होगा। तो D50 हमारे पास पड़े हुए हैं 5,000, कभी किसी दौर में खरीदे थे, वॉज परचेज्ड, अभी भी मिल रहे हैं। मिल रहे होते तो पता चल जाता, बताया होता है अब कितने के मिल रहे हैं। तो फिर हमारे पास जो 5,000 पड़े हैं, उन 5,000 से ही हम C11 बना सकते हैं ना, तो उनसे तो काम पूरा नहीं होगा। बाकी तो खरीदने ही पड़ेंगे। D50 5 पड़े हुए हैं, बाकी तो खरीदना ही है। तो जो बाकी खरीदने हैं 12,500, वो तो यही 20 वाले ही हैं। और बाकी जो हम कन्वर्ट करवाने लगे हैं, D50 कितने का खरीदा था? 5। इररेलेवेंट। क्यों? क्योंकि ये पुरानी बात है, 5 रुपए का खरीदा था। अब से ऑनवर्ड देखते हैं, अगर ये जॉब ना होती तो इस D50 का क्या करना था? ये हमने बेच देना था 3 रुपए का, तो एक तो हम उसको 3 का बेचेंगे नहीं, और दूसरा उस पे 15 और लगाएंगे, तो जाके हम 5,000 C11 बना सकेंगे। दोबारा, हमने जो D50 5 का खरीदा था, 5 इररेलेवेंट है। रेलेवेंट क्या है ये सोचना पड़ेगा कि डी सिंह की जॉब ना होती तो क्या होता। तो उस पड़े हुए D50 को हमने 3 का बेच देना था। अब इस जॉब की वजह से क्या होगा? वो 3 की कुर्बानी होगी प्लस 15 और खर्च होगा, तो हमें D15 से C11 बनाना ये 18 रुपए कॉस्ट करेगा, 90,000। तो अब हमें इस ऑप्शन से 340 कॉस्ट पड़ेगी। तो हम ये वाला काम करेंगे। चले मटेरियल नोट कर लें पूरा, फिर लेबर में लर्निंग खेलते हैं। अच्छा ये ना वो रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए एक पैगाम। मैंने उस दिन स्प्रिंग 17 का सवाल कराया था क्लास में। लेबर उसमें जो सेटअप कॉस्ट 5% कम हो रही थी, और उसमें जो लेबर की कॉस्ट थी उस पर लर्निंग कर्व लग रहा था। तो वो ऑनलाइन में किसी बच्चे ने मुझसे ग्रुप में मैसेज करके पूछा हुआ था, सर ये लर्निंग वाली लाइन लिखी है, ये तो थोड़ा बताएं क्या है। तो बेटे मैंने ना इस पर एक लर्निंग कर्व का लेक्चर लिया हुआ पूरा, और शायद आप लोगों से स्किप हो गया, मैं बता दूं जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के लेक्चर लेने लग गए हैं, उससे ऊपर एक लर्निंग कर्व का सेक्शन बनाया हुआ मैंने। उसमें एक लेक्चर है, पहले वो सुने फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे आए। और ये आप लोगों को भी कह रहा हूं, अगर आज तक कोई ये सोच रहा था उस दिन लर्निंग करके कैलकुलेशन की, तुझे पता है क्या था? पता नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता। तो ये संडे को मैंने क्लास ली थी, हाँ वो जो मैंने हजारों रुपए खर्च कर दिए थे आप पे, तो उसमें मैंने एक क्लास में हाइरो मेथड सिखाया था और एक क्लास में लर्निंग कर्व शायद बताया था, शायद टारगेट कॉस्टिंग और एक लर्निंग। तो जो अभी तक मासूम बन के बैठा हुआ था ये सब क्या कर देते हैं लर्निंग, पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं लर्निंग। तो ये वो क्लास थी, वो आपको यूट्यूब पे भी दिलवाई थी, वो है अभी बहुत ज्यादा इस्तेमाल। लेक्चर 81 था।
80 था, पता नहीं 80 81 कुछ भी था, 81 था। अच्छा, ये जो सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, कुछ समझ भी आ रहा है बेटे? है? अभी तक जो किया है, मेरा ख्याल है कोई 12-13 तो हो ही गए हैं। मशीनरी चलिए वहां जाता हूं तो बताता हूं। डायरेक्ट लेबर चाहिए दो तरह के, स्किल्ड हैं और सेमी स्किल्ड हैं। और अगर किसी को अनस्किल्ड भी नजर आ रहे हैं तो 3 तरह के हैं। नहीं, 2 ही हैं। तो अनस्किल्ड किधर गए? वो सेमी स्किल्ड वाले काम का एक अल्टरनेटिव बताया है। तो चाहिए हमें 2 ही तरह के लोग, एक है स्किल्ड। पहले स्किल्ड करते हैं। स्किल्ड लेबर के लिए पॉइंट नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1, आरएल हैड हायर्ड। ये वही वाला हैड हायर्ड है जो ऊपर दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ था। दूसरा पैराग्राफ दूसरी लाइन, आरएल हैड आल्सो हायर्ड स्किल्ड लेबर फॉर प्रोडक्शन ऑफ जिंक। तो ये उन्हीं की बात आगे दोबारा चल रही है। आरएल हैड हायर्ड स्किल्ड लेबर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। किसी ठेकेदार से हमने लेबर ले ली होगी और उनके साथ 1000 पर आवर का रेट तय कर लिया हुआ है। अगर अच्छा, ये तो बात है वो जब पहले पुराना वाला जिंक का ऑर्डर आया था, हम तभी इन लोगों को हायर कर चुके थे। अच्छा, एक कहानी इसमें नहीं लिखी हुई, मैं वैसे ही एक्सटेंड कर रहा हूं कहानी, कि उन लोगों को हम हायर तो कर ही चुके थे। उनके साथ, ये मैं खुद बोल रहा हूं, उनके साथ हमने 500 आवर्स का वादा कर लिया था। उनमें 500 आवर्स के 1000 रुपए से तय हो गए थे। तो अब जब हमने उस जिंक वाले ऑर्डर को कैंसिल होते देखा, फिर सोचा कि इन लोगों का क्या करें। अपने किसी और काम में लगा लिया होगा। उस किसी और काम में लगाने के बाद भी इनके 200 घंटे फारिग बच रहे हैं। अब उन 200 घंटों को हमने यहां इस्तेमाल कराना। ये इसलिए आइडल आवर्स लिखे हुए हैं। 500 का नहीं लिखा हुआ, वो मैंने कहानी बनाई है। लिखा ये हुआ है कि इन लोगों को हम 1000 रुपए के वादे पे ले आए हुए हैं और 200 आवर्स इनके फारिग अवेलेबल हैं। और उनसे हमने कहा यह हुआ है कि इनमें अगर हम आपको काम ना दे सके तो 500 रुपए फिर भी देंगे। 500 1000 का 50%, शाबाश। हाँ जी, 1000 का 50% 500 रुपए बनता है। ये हमने उनसे तय कर लिया था कि अगर 200 घंटे काम ना भी ले सके तो 50% पैसे देंगे। चलो, तो बात की बात है, पहले तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि टोटल चाहिए कितने। तो टोटल चाहिए के लिए पॉइंट नंबर 2, डी जिंक बैचेस में बनेगा और 350 यूनिट्स का एक बैच हुआ करेगा। तो कितने बैचेस? 10। और पहले बैच के लिए 400 स्किल्ड लेबर के आवर्स चाहिए और लर्निंग रुक जाएगी कब? 4 बैचेस तक लर्निंग रुक जाएगी। तो अब हमने एक्स रखना है 4, क्योंकि लर्निंग रुक जाएगी। तो x4 y a 400 इंटू 4 पावर पॉइंट 322। अच्छा, ये ना पहले भी स्टूडेंट ने पूछा था, तो हो सकता है किसी और को भी मसला हो कि इस 80% का क्या काम है। इस 80% का क्या काम है, वो तो मैंने कुछ यूज नहीं किया। 80% का काम होता, अगर आपको ये 0.322 ना दिया होता, फिर हमने b खुद निकालना था। तो इसका आंसर ये है और ये उसने खुद ही दे दिया, इसलिए 80 का काम नहीं किया। कितना बना इसका आंसर? 25, चलो 6, खैर है, मूड नहीं है पॉइंट लगाने का। 256 टोटल फॉर 4 बैचेस। 256 इंटू 4 1024। अच्छा, ये मैंने x4 रखा है। पिछले साल कितने थे? है? नहीं, ये नया काम है। वो तो सवाल तब कर रहे होते थे कि पिछले साल तक यूनिट्स बना चुके होते थे। ये तो काम ही सारा नया है, इसलिए सीधा x = 4। और चूंकि 4 पे लर्निंग रुक जानी है, तो इसके बाद कितना टाइम लगेगा? जितना 4th पे लगेगा। तो 4th का टाइम निकालने के लिए x = 3 रखना पड़ेगा। 400 इंटू 3.322 281। और टोटल 3 बैचेस का बन गया 281 इंटू 3 843। और इन दोनों का डिफरेंस 4th बैच का टाइम है 181।
तो इस काम के लिए टोटल आवर्स रिक्वायर्ड आ गए पहले 4 बैचेस के 1024 और अगले 6 बैचेस के लिए 181 चौथे बैच का टाइम है, उसके बाद हर एक का यही टाइम होगा 1086 2110। अच्छा, ये सारी मेहनत करने के बाद ये वो चीज है जो अभी तक हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लेते थे, ये लर्निंग कर्व लगा के अब ये पता चला टोटल रिक्वायर्ड है कितने, इनकी अब लेते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। ये AA2 मिटाना है, इसी से आगे चल रहा हूं। टोटल रिक्वायर्ड है 2110। अच्छा, इन लोगों से काम कराना है अब, और 200 घंटे इनके पास फारिग अवेलेबल है, तो जितने स्पेयर अवेलेबल हैं वो 200 हैं, तो बाकी इनसे कितना काम और कराना है 1910, इतना इनसे और काम चाहिए, तो इनकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ये जो अभी इनके पास स्पेयर अवेलेबल है, इनको फारिग बिठा के 500 तो देना ही था, तो बाकी 500 रेलेवेंट है फिर 1 लाख। और ये जो मजीद 1910 घंटे चाहिए, ये कितने रुपए आप पे लें, कोई अलग से तो बताया नहीं है, तो फिर ये वही 1000 रुपए वाले ही होंगे। 1910 000 2010 000। ये जो यहां राउंड ऑफ हो रहा है ना, इसका कोई मसला नहीं है, किसी ने राउंड ऑफ नहीं करना, ना करे, फिगर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ये था जी स्किल्ड लेबर, बस थोड़ा सा रह गया सवाल। है क्या ब्रेक? हाँ, पूरा तो कर लूं, बस थोड़ा सा रह गया सवाल। अच्छा, मुझे ना कुछ बच्चों ने कहा था कि हमें 5 तारीख को हॉस्टल खाली करना पड़ेगा वरना अगला किराया पड़ जाएगा, तो दें किराया। लेकिन फिर भी अगर कुछ जाना चाहते हैं तो मैं देखता हूं शायद ये सैटरडे के बाद वाले, यानी संडे ऑनवर्ड, मैं फिर वो डलवा देता हूं यूट्यूब पे। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप ये ना हो कि सारी भाग जाएं, सबने भागना है तो मुझे बताएं, ताकि मैं, क्योंकि मैंने आपको भी पढ़ाना है, जीटी वाला को भी पढ़ाना है, तो अगर तो सबने भाग जाना है तो फिर मैं एक जगह पढ़ाऊं। अच्छा, अभी तक की कोशिश के मुताबिक मंगल तक तो जाएगी बात, किसी ना किसी मंगल तक, और संडे को फिर ये सुबह सवेरे जो पहले यहां टाइम रखता हूं 7:30, संडे को सुबह 7:30, जिनको जीटी करीब पड़ता है उन्हें जीटी आना होगा, तो वहां यहां से फारिग होकर तकरीबन 11, संडे को यहां जिन्होंने आना है 7:30, और जीटी करीब पड़ता वहां आना चाहते हो तो 11। अच्छा, आज वो चूंकि वो जुम्मा था ना, तो मैंने इसलिए फिर F1 छोड़ते हुए देर हो गई, वरना कल वही 1:30 बजे पहुंचे, 1:30 बजे 1:35 1:40। स्किल्ड लेबर डन। सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड के लिए कितनी ऑप्शंस हैं? पॉइंट नंबर 3। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि जो लर्निंग कर्व था ये स्किल्ड वालों के लिए था? मैंने तो स्किल्ड को लर्निंग कर्व बना दिया, ये कैसे पता चल रहा है कि लर्निंग कर्व सवाल में स्किल्ड के लिए था? क्या पता सेमी स्किल्ड के लिए होता? लिखा हुआ है लर्निंग वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि 400 घंटे पहले बैच में चाहिए होंगे स्किल्ड के, तो इसलिए स्किल्ड वाले के लिए लर्निंग था। सेमी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड हमारे पास लोग अवेलेबल हैं, और टोटल आवर्स चाहिए कितने हमें टोटल आवर्स चाहिए 1.5 इंटू 3500, 5 to 5, ये हमें इतने टोटल इनसे काम लेना है। वो जितने घंटे नॉर्मल वेज रेट पे काम करना चाहते हैं ना, वो तो बस 4000 ही है,
उससे ज्यादा देर अगर उनसे काम करवाना है तो उसके वो ज्यादा पैसे लेंगे। ये पॉइंट नंबर 3 के शुरू में 2 लाइनों की बात की है मैंने। हाँ जी, तो अब अगर हम इन लोगों से काम लेते हैं तो उसकी हमें कॉस्ट पड़ेगी, जो नॉर्मल वाले आवर्स हैं उन पे 4000 घंटे इंटू 600 रुपए 240। अच्छा, और ओवर टाइम के घंटे 1250 50% हायर रेट पे। किससे 50% हायर? 600 से, यानी 900। 11250000। तो इन लोगों से काम लेना हमें कॉस्ट करेगा 3525000। जो हमारे पास सेमी स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं उनसे काम लेना हमें इतना कॉस्ट करेगा। लेकिन यही काम हम इनसे सस्ते लोगों से भी ले सकते हैं, और अगर हम यही काम सस्ते लोगों से लें तो वो ये टोटल काम इतने घंटों में नहीं करेंगे, वो करेंगे इन घंटों के 300% टाइम में, यानी 3 गुना टाइम लेंगे। कितना? 15। सस्ते तो हैं लेकिन टाइम इतना ले जाएंगे, और इतना टाइम ले गए तो इनकी कॉस्ट होगी 15750 इंटू 200 रुपए 3150000। लेकिन अगर हम इनको काम सिखा दें तो फिर ये टोटल टाइम कम लेंगे। पहले जिन्होंने 300% टाइम लेना था, काम सिखा देंगे तो फिर ये 250% टाइम लेंगे 13125। और पैसे हम इनको तो देंगे 13125 इंटू 200, लेकिन साथ इनको काम सिखाने पे भी हमारा खर्चा होगा 2625000, और इनकी ट्रेनिंग करवाने पे 3 लाख खर्च हो जाएगा 2925000। तो हम या तो अपने सेमी स्किल्ड लोगों से काम ले लें तो इतना खर्चा होगा, या फिर अनस्किल्ड लोगों से काम ले लें तो इतना खर्चा होगा, या फिर उनको काम सिखा के उनसे काम ले लें तो इतना खर्चा होगा। ये पॉइंट नंबर 3 की सारी अंग्रेजी मैंने सॉल्व की है। ये सारी अंग्रेजी पढ़ लें और देख लें कि यही मतलब समझ आ रहा है या नहीं। ये बात है कि इससे हमारा टाइम इंक्रीज होता है और टाइम करता है। तो वो तो हमने जब टाइम इंक्रीज को वेज रेट से मल्टीप्लाई कर ही लिया है तो वो हो गई ना कवर चीज। अल्टीमेटली तो हमने खर्चा ही देखना है। पॉइंट 3 जी। अच्छा, इसमें ना ये 900 रुपए के बारे में एक बात लिखी हुई है कि सेमी स्किल्ड लोगों से अगर हम ओवर टाइम काम कराना चाहते हैं तो 50% ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वो ओवर टाइम काम कर सकते हैं मैक्सिमम 1500 घंटे तक। तो इस 1500 का कहां क्या इस्तेमाल किया? जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम 1250 ही घंटे ओवर टाइम ले रहे हैं। अगर ये 1600 आ जाता तो फिर सवाल वाला उसका कोई और हल भी बताता, क्योंकि उसने 1500 से ज्यादा बढ़वाने नहीं थे, इसलिए एम बस 1500 लिखा हुआ। अगर इससे कम लिखे होते ना तो फिर कोई और हल बताता। तो उसमें इसके अंदर ही रखे हुए, इसलिए बस उसने वैसे ही 1500 कह दिया, तो उसका कुछ भी नहीं किया। सेमी स्किल्ड लेबर। लास्ट चीज, वेरिएबल ओवरहेड, उसका OAR दिया हुआ है और ये तो ब्रैकेट में भी चल जाएगा। तो फाइनल आंसर बनाता हूं। फाइनल आंसर बना रहा हूं। मिनिमम प्राइस मशीनरी 1 मिलियन, मटेरियल AA2 35 लाख, 32 नहीं था, 3200 था ना, A78 C11 लेबर स्किल्ड, ये दद्धा मिटा दिया मैंने, 2010000, सेमी स्किल्ड 2925, और वेरिएबल 120 पर। तो स्किल्ड लेबर के कितने आवर्स? 2110। ये
263 253 200 बस 13 वेरिएबल का 125 रेट है। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं सुनाई बात। 125 है जी। 263 750 23 इसके आगे हाँ, मतलब 13 13 23 23 33 43 87 8750 ये रिक्वायर्ड है। वर्डिंग तो पढ़े। प्राइस पर यूनिट रिक्वायर्ड है, यहां तक के छोड़ देंगे तो शायद उसका आधा नंबर होगा वो जाया हो जाएगा। प्राइस पर यूनिट पूछी हुई है तो इसको 35 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 3500 से। ये था 20 नंबर का सवाल। चलो जी, सांस लेने लंबे लंबे। ठीक है।